जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 21 को लेकर आया है। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में 21वें नंबर का होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया है जो कि हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्नों से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन दूसरा पोखरण, ऑप्शन 3 नरौरा, ऑप्शन 4 हैदराबाद। यानी भारत का जो परमाणु बम परीक्षण हुआ था वो कहां पे हुआ था? परमाणु परीक्षण भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। 18 मई 1974 का हुआ था और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा था। और परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिला में पोखरण में किया जाता है। और भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण दूसरा परमाणु परीक्षण 8 मई 1998 ईस्वी को हुआ था। यानी भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो सफल ना हो पाया, तो भारत में जो दूसरा परमाणु परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किए थे 8 मई 1998 को, यह वाला सफल हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पोखरण दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था। जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और उस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय था। नागासाकी पर जो गिरे परमाणु बम का क्या नाम था? तो नागासाकी को 9 अगस्त 1945 को यह परमाणु बम गिराया गया था और उस परमाणु बम का नाम फैटमैन था। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो परमाणु बम की खोज ओपेनहीमर ने किया था। और इसमें अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु विद्युत गिरी। यानी भारत में कहां कहां पे परमाणु विद्युत गिरी है उसे आपको देखना है। तारापुर विद्युत गिरी, तो तारापुर जो विद्युत गिरी है वो महाराष्ट्र में है। नरौरा विद्युत गिरी जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा ऊर्जा जो केंद्र है राजस्थान में स्थित है। काकड़ापारा विद्युत गिरी जो है आपका गुजरात में है। कैगा विद्युत केंद्र जो है वो कर्नाटक का है।
कुंडमकुलम या कल्पक्कम ऊर्जा केंद्र जो है वो आपका तमिलनाडु का विद्युत गिरी है। यानी तारापुर पूछेगा महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, कहेगा कर्नाटक, कुंडमकुलम या कल्पक्कम जो ऊर्जा केंद्र है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2 ये आपकी स्क्रीन पर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन पहला बिंबिसार, ऑप्शन दूसरा अजातशत्रु, ऑप्शन 3 उदयन, ऑप्शन 4 घनानंद। यानी जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश इसकी स्थापना करने वाला वो बिंबिसार था। बिंबिसार था और इसकी राजधानी, हर्यक वंश की जो राजधानी थी, राजधानी वो राजगिरी थी, राजगीर या राजगिरी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक, अंतिम जो शासक था वो आपका नागदशक था। यानी कि हर्यक वंश का जो स्थापना किया था बिंबिसार, और हर्यक वंश की जो राजधानी थी राजगिरी या राजगिरी में थी, और इनका अंतिम शासक नागदशक था। तो इस प्रकार से हर्यक वंश का संस्थापक ऑप्शन ए बिंबिसार होगा। नेक्स्ट देखिएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। शिशुनाग के नाम पे ही शिशुनाग वंश का स्थापना किया गया था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद थे। सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो ब्यूफेलस नाम था। ब्यूफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर। जब ये ऑप्शन में यह ना हो तो आपको उस समय निर्याकस मारना होगा। झेलम या वितस्ता का युद्ध किनके किंग्स के बीच हुआ था? तो झेलम का जो युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, और राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ झेलम या वितस्ता का युद्ध। नेक्स्ट देखिएगा भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया था? तो जो शिलालेख था उसका सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया था। और शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है पूछा जाएगा। शिलालेख का अध्ययन तो एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है शिलालेख का अध्ययन। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जो अशोक के शिलालेख थे सबसे पहले पढ़ने वाला जो सफलता प्राप्त की थी वो जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप। और यह 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार पढ़ा था। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 3।
ये आपकी स्क्रीन पर क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? ऑप्शन पहला बुध एवं शुक्र, ऑप्शन दूसरा शुक्र एवं मंगल, ऑप्शन तीसरा मंगल एवं बृहस्पति, ऑप्शन चौथा बृहस्पति एवं शुक्र। जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह वो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और कभी कभी कहा जाएगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन है? आंतरिक ग्रह कौन कौन है? तो आपके आंतरिक ग्रह 4 हैं और उन चारों का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। यानी आंतरिक ग्रह जब भी पूछा जाएगा तो उनकी संख्या 4 होगी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यहां पे पूछा गया है क्षुद्र ग्रह, तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मंगल व बृहस्पति। नेक्स्ट देखिएगा, आंतरिक या पार्थिव ग्रह किन दो ग्रहों को कहा जाता है? किन ग्रहों को कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 ग्रह को आंतरिक या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। उपसौर की घटना किस तिथि को होती है? यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब न्यूनतम दूरी होती है उसी घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। और यह घटना 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी की घटना उपसौर की घटना कहलाती है, यानी उस दिन पृथ्वी और सूर्य नजदीक होते हैं। अपसौर की घटना किस तिथि को होती है? यानी अपसौर जिसे कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी को अपसौर की घटना कही जाती है और यह घटना 4 जुलाई को होती है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का क्या नाम है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ है। ड्वार्फ मंदाकिनी का नाम नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। ग्रहों का गति किसने दिया था? तो ग्रहों का गति केपलर ने दिया था। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, सौंदर्य की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? यानी तो यह शुक्र का कहा जाता है। और शुक्र को भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा, शाम का तारा और सौंदर्य देवता और पृथ्वी जितनी बड़ी है, पृथ्वी के आकार के बराबर ग्रह कौन है? तो ये भी आपका शुक्र होगा। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? तो जॉर्ज दिया था। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 180 दिया होगा तो 180 मारिएगा। यदि ऑप्शन में ना हो तो आप 181 मारेंगे। ये दोनों में से किसी को मार लेंगे। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 360 होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मानी जाती है। यानी अक्षांश कहा किसे जाता है? जो पृथ्वी को दो, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के जो समांतर रेखा जाती है उसका नाम अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ए रहा आपके स्क्रीन पर। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ऑप्शन पहला राजस्थान, ऑप्शन दूसरा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन तीसरा केरल, ऑप्शन चौथा मणिपुर।
यानी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान होगा जो तैरता होता है। तो यहां पे हम करेंगे लोकटक झील। ये कहां पे है? तो मणिपुर है, और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। और इसमें एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और यही जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहां पे है? तो मणिपुर। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा 4 मणिपुर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ एसबीआई एटीएम किस झील में है? तो ये आपका डल झील है। और डल झील में एकमात्र एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है, और यह श्रीनगर में पड़ता है। श्रीनगर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित झील है? तो वेम्बनाड झील यह केरल की झील है, और यह भारत की सबसे लंबी झील है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर बना है? तो ये आपका लोकटक झील पे बना है। यानी भारत का एकमात्र तैरता हुआ एसबीआई एटीएम किस झील पर है? डल झील, श्रीनगर में स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पे, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, वेम्बनाड झील में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी किस प्रतियोगिता में दी जाती है? तो नौकायन प्रतियोगिता होता है, नौकायान प्रतियोगिता, उसी प्रतियोगिता में जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन झील है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील जब सर्वाधिक कर देगा तो वो आपकी वान झील होगी। वान झील, और यह तुर्की में स्थित है। और दूसरे नंबर की सर्वाधिक खारे पानी की झील पूछेगा, जब यह ऑप्शन में नहीं है तो आपको मृत सागर बताना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन पहला जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, ऑप्शन बी एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन सी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन डी थैलैयावार जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात, और यह 979 मीटर ऊंचा है, और यह वेनेजुएला में स्थित है। यह वेनेजुएला में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एंजिल जलप्रपात, और यह वेनेजुएला में स्थित है और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो या गरसोप्पा जलप्रपात है।
जल प्रपात है और इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। और यह कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ व किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ व किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, भारत का राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन पहला अमरकंटक की पहाड़ी पर, ऑप्शन दूसरा रायसीना की पहाड़ी पर, ऑप्शन तीसरा विंध्याचल की पहाड़ी पर, ऑप्शन चौथा अन्नाईमुदी की पहाड़ी पर। यानी भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखिएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यहां चोटी रहेगा, का क्या नाम है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार है। हिमालय के सबसे प्राचीन भाग का क्या नाम है? तो ग्रेट हिमालय या ट्रांस हिमालय। ग्रेट हिमालय या ट्रांस हिमालय। भारत के सबसे प्राचीन भाग का नाम है। बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी जो दर्रे हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है।